हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो जनाब, गुड मॉर्निंग। आज इस रिफ्रेशिंग सुबह का आगाज करते हैं और आज हम बात करेंगे एहसास के ऊपर। जी हाँ, ये एहसास ही है जिसकी वजह से हम एक दूसरे का साथ देते हैं। ये एहसास ही है जिसकी वजह से हम एक साथ रहते हैं और बिल्कुल भी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। और यही एहसास भी है जिसकी वजह से, जिसके ना होने की वजह से हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। एहसास की अगर बात की जाए तो पुलिस को एहसास होना चाहिए कि क्राइम कहाँ हो रहा है और उस क्राइम को ख़त्म किया जाए। एहसास की बात की जाए तो तमाम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एहसास होना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एहसास की बात करें तो करप्शन का ख्याल होना चाहिए कि इस करप्शन से कितने ज़्यादा जराइम जो हैं वो पैदा होते हैं। तो जहां हम एहसास की बात कर रहे हैं, यही एहसास जुड़ा है कल के वाक़े से, कल उस वाक़े से जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ था। इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से बात कर रहा था और वो था ज़ैनब के कातिल के हवाले से, यानी इमरान के हवाले से, जिसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि उसने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ क्या किया, जिसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि वो उनका मोहल्लेदार था, उसी एरिया में रहता था और उसने उस बच्ची के साथ जो है वो किस तरीके से, कितनी बेईमाना उसका कत्ल किया, कितनी बुरी तरीके से उसके साथ में ज्यादती की। तो आज ओवरऑल हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है वो एहसास के बारे में है और इसी हवाले से ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से और जो भी हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में कल से लेकर आज तक जो भी अहम खबरें रही हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। बिल्कुल सब एहसास की आपने बात की और एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर एहसास ना हो तो मुआशरे में खराबी जन्म लेती है। और ये एहसास, इस एहसास का मुजरिम सिर्फ इमरान नहीं है। एहसास ना होने की बिना पर मुजरिम पुलिस भी है। वो पुलिस जिसने इमरान को तो जरूर पकड़ लिया, लेकिन ज़ैनब वो कोई पहली बच्ची नहीं थी जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। कसूर में ही लातादाद ऐसे वाक़यात पेश आ चुके थे कि अगर पुलिस मौके पर कोई कार्रवाई करती, इमरान को अगर वक्त से पहले पकड़ लिया जाता या उस जैसे दूसरे मुजरिमों को वक्त से पहले पकड़ लिया जाता तो शायद ज़ैनब के साथ बच्चियों के साथ कायनात, आमना, लाइबा, उन लोगों के साथ ये वाक़यात पेश ना आते। तो इसमें जितना जिम्मेदार वो इमरान है, वो दरिंदा है, वो मुजरिम है, उतनी ही जिम्मेदार शायद पंजाब पुलिस और जहां दीगर सूबों में, दीगर शहरों में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और पुलिस अगर वहां पर एक्शन नहीं लेती तो जाहिर है वो एहसास जिम्मेदारी पुलिस में भी अभी मौजूद नहीं है उतनी कि जितनी होनी चाहिए। और अगर वो बर वक्त कार्रवाई करे तो इस तरह के वाक़यात से यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में भी बचा जा सकता है। और अगर इमरान को भी अभी कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाए और उसे एक इबरतनाक सजा देकर मिसाल कायम कर दी जाए तो शायद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात पेश ना आए। तो ये तो हो गए वो बड़े वाक़यात जो कि हमारे माशरे में होते हैं, हमारी सोसाइटी में होते हैं और अगर रिपोर्ट हो जाए तो मीडिया उन्हें हाईलाइट करता है और हाईलाइट कर दे तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं कि कातिल पकड़ा जाता है। लेकिन एहसास जो है वो आपकी आम जिंदगी में होना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप एक ऑफिस में होते हैं या फिर डेफिनेटली आप कहीं पर भी हो तो एक दूसरे का एहसास करते हैं तो आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं और ये ह्यूमैनिटी का एक पार्ट होता है। तो आज ओवरऑल हमारे शो में जो है हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं कि अरबाब हमारे साथ मौजूद है और अब अरबाब भी गुड मॉर्निंग आज का हिस्सा है। और अरबाब, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ये एहसास ना दिलाएं कि आप बिल्कुल एक नए शो पर आएँ और बिल्कुल आपको नया ना लगे। बिल्कुल आपको हमारी टीम के साथ काम करके ये एहसास होगा कि हमारी टीम कितना जबरदस्त काम करती है। बिल्कुल मुझे एहसास हो रहा है, बड़ा एक अच्छा एहसास हो रहा है और बड़ा एक अच्छा आगाज भी महसूस हो रहा है, क्योंकि सुबह उठना बड़ा मुश्किल काम होता है। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में बहुत लोग देर से उठते हैं, मुझे भी ज़्यादा देर से उठने की आदत है, लेकिन आज सुबह उठा और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि सुबह सुबह आप निकलते हैं और बड़े अच्छे मनाजिर होते हैं, सब लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, आप भी सुबह सुबह जाते हैं और जाहिर है कि एक बड़ा अच्छा एहसास होता है कि जब आप सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं तो आपका काम जल्दी खत्म हो जाता है और बहुत सारा दिन आपके पास बचता है अपने सारे लोगों का एहसास करने के लिए और दूसरे लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए, जो कि आपके करीबी लोग होते हैं। बड़ा जरूरी होता है उनका भी एहसास करना, वरना वहां भी मामला खराब हो जाते हैं। तो जनाब, एहसास की बात हो रही है, वहीं हम बढ़ते हैं हमारी हसास टॉप स्टोरीज की जानिब। मेरे पास मक्के की मुल्क में इन सबको सरेआम लड़काया जाए, कोई किसी किस्म के राय का हकदार नहीं। माँ के आंसू, वालिद की उम्मीद और कौम की दुआएं रंग ले आईं। ज़ैनब के कातिल को पकड़ लिया गया। सानिया कसूर का कसूरवार महल्लेदार ही निकला, डीएनए मैच कर गया, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी मिस्बत आ गया।
मुलजिम ने घिनौने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। आज एटीसी में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। वजीर आला पंजाब ने मुलजिम को सीरियल किलर करार दिया। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज, लेकिन अब बढ़ेंगे हम आज अखबारात की शेष सुर्खियों की जानिब और देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। चले जनाब, तो इस वक्त मेरे पास है जंग, और जंग की जो खबरें हैं, अहम खबरें हैं, जैसे कि मैं और अरबाब मेकअप रूम में यही डिस्कस कर रहे थे कि आज अखबारात में क्या है। तो डेफिनेटली अखबारात में आज ज़ैनब के हवाले से जो है वो खबरें पब्लिश की गई हैं। जो मेन लीड है वो यही है कि ज़ैनब का कातिल गिरफ्तार, और उसी हवाले से यहाँ पर पूरा दिया गया है, पूरा बताया गया है कि वो एक सीरियल किलर है और किस तरीके से उसके मोहल्ले में वो रहता था और किस तरीके से वहाँ पर उसने कार्रवाई की। और जब उसके वालिद से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कभी कभी देखा या कभी कभी हमारी उसे सलाम दुआ हुई, लेकिन उसके वालिद उसको सही तरीके से पहचान नहीं सके। अब जो ज़ैनब का वाक़या है, डेफिनेटली जब इंटरनेशनल मीडिया से ज़ोर पड़ा, पाकिस्तानियों ने इस बारे में आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर इस बारे में कैंपेन चलती रही कि ज़ैनब के कातिल को पकड़ा जाए, और तमाम ही एंकर्स और तमाम ही मीडिया और तमाम ही पाकिस्तानी इस बात के पीछे लगे रहे कि नन्ही ज़ैनब के कातिल को पकड़ा जाए। और बिलाखिर कल हमने देखा कि उसको पकड़ भी लिया गया, उसके पॉलीग्राफिक टेस्ट लिए गए, उसके बाद उसका DNA किया गया, और फिर पंजाब पुलिस के तर्जुमान की जानिब से कन्फर्म भी किया गया। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अभी भी इस गिरफ्तारी के हवाले से गो कि आज वो ATC में पेश हो रहा है। जज जो हैं शेख सज्जाद उसकी समाअत भी करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर उसका ट्रायल भी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, और जिसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि पुलिस की कारकर्दगी पर हमेशा से सवालिया निशान उठते हैं, तो इसलिए बहुत सारे सवालात हैं कि क्या वाकई में वो ज़ैनब का कातिल है भी, या अगर हम मान भी लेते हैं कि वो ज़ैनब का कातिल है, उसका DNA मैच भी हो गया है, तो जो लड़की थी ईमान, जिसके हवाले से एक टारगेट किलिंग में या जिसके हवाले से जुडिशल किलिंग में जो है पंजाब पुलिस ने एक बंदा मारा था, तो फिर उसके बारे में भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जी वो बंदा भी जो था वो किलर था और उसने भी ज्यादती की थी। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर खादिम आला ने भी ले लिया। तो कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई सवालात हैं, लेकिन बिल आखिर सच ये है कि जो DNA की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है, पंजाब पुलिस के हवाले से सामने आया है कि जी ज़ैनब के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये बहुत एक अच्छा इक़दाम है। तो इस हवाले से मज़ीद भी अगर बात की जाए तो जहाँ पर तमाम लोगों ने इस बात की तस्दीक की पंजाब तर्जुमान पुलिस की जानिब से, और जहाँ पर तमाम बड़ी अप्रिसिएशन हासिल हुई, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को शाबाशी दी कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया, और साथ साथ उन्होंने पंजाब पुलिस के लिए भी कहा कि शाबाश पंजाब पुलिस। वहीं अब देखना ही है कि इस केस का आगे चलकर क्या होता है, क्या जो पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है, क्या जिस तरह कौम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस शख्स को सरेआम फांसी दी जाए, इसको सरेआम फांसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इन तमाम खबरों को जो कि मैंने इतनी डिटेल में आपको बताई, ये सब जंग में पब्लिश की गई। बिल्कुल, और एक्सप्रेस मेरे पास मौजूद है, और इसकी टॉप स्टोरी के पास जाने से पहले सब आपने कहा कि पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि उसको फांसी दी जाए। तो ज़ैनब के वालिद भी कल कुछ मुतालबा करना चाहते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसे मनाजिर सामने आए जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने उनका माइक ऑफ कर दिया। एक जानिब उनके वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बैठे थे, दूसरी जानिब उनके तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान बैठे थे, और दोनों ने एक एक माइक उनका बंद कर दिया। मलिक अहमद खान ने तो ज़ैनब के वालिद के सामने से वो माइक उठा ही लिया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ज़ैनब के वालिद मोहम्मद अमीन साहब को बता रहे थे कि आपने कोई बड़ा मुतालबा नहीं करना, आपने सिर्फ इस मुजरिम की इसको सजा दिलवाने का मुतालबा करना है, बाकी मामलात हम अलग से तय कर लेंगे, अंदरूनी खाना तय कर लेंगे। यानी अभी भी बहुत से ऐसे मामलात हैं कि उनको मशकूक भी कहा जा सकता है और उन पर कुछ सवालात भी उठाए जा सकते हैं। एक्सप्रेस ने जो आज लीड लगाई है वो ये है कि ज़ैनब का कातिल गिरफ्तार, 8 बच्चियों को मारने का एतराफ, सरेआम उसको लटकाया जाना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुतालबा कर रहे हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का तो खुद अपना ये काम है कि अपने पूरे सूबे में वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस रिफॉर्म्स करें, पुलिस को इतना मजबूत करें, करप्शन फ्री करें, उस मॉडल पर ले जाएं कि जिस तरह सिंध की पुलिस भी ये दावा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की तरह उन्हें किया जाए। IG सिंध दावा करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को जिस तरह डीपोलिटिसाइज किया गया है उस तरह से दीगर सूबों की पुलिस को भी डीपोलिटिसाइज किया जाए ताकि इस तरह के वाकयात मजीद पेश ना आ सके। साथ ही साथ एक्सप्रेस ने जो सुपर लीड लगाई है नकीब कत्ल केस से मुतालिक है कि मुकाबला जाली होने की तस्दीक, राव अनवार के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनकी बाहर फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गुज़िश्ता रोज राव अनवार ये कोशिश कर रहे थे कि वो
वो भेस बदलकर जाली दस्तावेजात के जरिए इस मुल्क से बाहर चले जाएं, ताकि फिर इन तमाम मामलात से वो बचे रह सकें, चूंकि उनकी फैमिली तो पहले ही दुबई में मौजूद है। और कल ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई ताकत मुझे यहाँ पर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, मेरी फैमिली बाहर है, मैं दुबई जाऊंगा और मुझे दुबई जाने से कोई रोकने की कोशिश नहीं कर सकता, और ना ही किसी में भी इतनी हिम्मत मौजूद है कि रावणवार को रोक सके। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस हवाले से रावणवार के हवाले से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उनके पास बड़े बड़े लोगों की वीडियोस हैं, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा सामने पेश नहीं हो रहे हैं, और उनको जो है वो ये पता है कि मैं किसी भी तरीके से बच जाऊंगा। लेकिन बहरहाल अब उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया, और आगे देखना है कि मजीद जब पेश होते हैं 27 तारीख को तो फिर क्या होता है। तो डेफिनेटली ये तमाम वो डेवलप है। ज़ैनब कत्ल केस से लेकर अगर नकीब केस तक के हम हालात देखें तो वाकई में हमारे मुल्क में पुलिस जो है वो वाकई में अब उसके रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है, पुलिस को रिफॉर्म्स करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम ही कन्फ्यूजन ज़ैनब कत्ल केस के अंदर अगर वो ये वाक़े को 2012 में ही रोक लेती तो शायद आज वो ज़ैनब जो है वो हंसते खेलते अपने घर में मौजूद होती, और अगर नकीब कत्ल केस की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से रिफॉर्म्स होता और गलतियां ना की जाती तो ये वाक़यात सरजद ना होते। तो डेफिनेटली ये तमाम आज अखबारात की खबरें। लेकिन एक और खबर मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो उर्दू लुगत के हवाले से है। आज ऐवान सदर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीब है, जिसमें हमारे जो सदर ममनून हुसैन है वो एक तकरीब से खिताब करेंगे और इफ्तिताह कर रहे हैं। आज उर्दू लुगत का जदीद तरीन उर्दू लुगत का आज इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें तमाम ही जदीद अल्फाज उर्दू के शामिल हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि फाइनली अब ऑनलाइन भी एडिशन आपको मिल सकते हैं उर्दू लुगत के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं, और वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर नज़र मौजूद हैं, जो कि हमें सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों के हवाले से अपडेट करेंगे और साथ साथ हमें बताएंगे कि जी इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। और डेफिनेटली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद का शहर ही ऐसा है कि वहाँ पर जब भी मैं पूछने जाती हूँ ना कि सियासी और गैर सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, उससे पहले मेरे जहन में ना मौसम का ख्याल आ रहा होता है। तो मौसम इतना जबरदस्त होता है यार कि बंदे का दिल करता है कि यार सबसे पहले बंदा ना इस्लामाबाद में मौसम का हाल पूछे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अब हुमा भट्ट हमारे साथ आ गई हैं, तो हम करते हैं कि लाहौर चलते हैं और लाहौर से हुमा भट्ट का बीपर आप। बिल्कुल, लाहौर की जरा बात करते हैं। हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बताइएगा लाहौर का एक तो मौसम कैसा है और यहाँ पर क्या सियासी एक्टिविटीज रहेंगी, कौन सा पॉलिटिशियन किससे मुलाकात कर रहा है, क्या गेमिंग वहां पर चल रही है, और ये भी बताइएगा कौन कौन से आज खास इवेंट्स होंगे। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम जो है वो क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई थी तो आज बहुत ठंडा ठंडा सा है, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज हम लोग धूप देख रहे हैं, क्योंकि कल हमने सारा दिन सूरज नहीं देखा था, जिसकी वजह से हम लोगों को इतनी सर्दी लग रही थी कि यहाँ पर बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, टिटर रहे थे यहाँ पर। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। और इवेंट्स का अगर मैं जिक्र करूँ तो क्योंकि कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ज़ैनब मर्डर के लिए जो एक्यूज़ था वो पकड़ा गया, तो आज उसी एक्यूज़ को आज ATC इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा, उसकी हेयरिंग होगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो एहतजाज है उनका आगाज़ किया जाने वाला है। तो आज शोबा सेहत के से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी तंजीमें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और आज जाकर वो एक ऐलान करेंगी। अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और हम आगे बढ़ेंगे और का रुख करेंगे और पेशावर में मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे आमिर जमील, जिनसे पूछेंगे हम मौसम का हाल भी और साथ साथ जानेंगे कि पेशावर में क्या एक्टिविटीज होने जा रही है। जी आमिर जमील। बिल्कुल, यहाँ पर आज का जो मौसम है वो कदरे सर्द है, जैसे कि महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो मौसम है वो सर्द और खुश्क रहेगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की दुआएं जो हैं वो लगता है अब कुछ सुनने लगी हैं, कबूल होने का वक्त आ गया है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई कर दी है कि 28, 29 और 30 को बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। काफ़ी दिनों से खैबर पख्तूनख्वा का मौसम जो है वो खुश्क चल रहा था, जिसके बायस बीमारियों में भी इजाफा हो रहा था और साथ साथ सर्द और खुश्क मौसम के बायस जो है ख़ास तौर पर नाक और गले के जो मसाइल थे वो बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब 28, 29 और 30 को महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि बारिशों की, और तमाम आज भी मौसम जो है धुंध है, धूप नहीं है, जिसके बायस काफ़ी सर्द है। दूसरा, यहाँ पर अगर सियासी सरगर्मियों की और आज के प्रोग्राम की बात करें तो सबसे अहम यहाँ पेशावर का जो आज प्रोग्राम होगा वो फाटा नेशनल चैंपियनशिप का आगाज किया जा रहा है। फाटा नेशनल चैंपियनशिप हो रही है और पेशावर वालों हम लोग बहुत जेलस हो रहे हैं क्योंकि आपके वहाँ पे बारिश होने वाली है। महकमा मौसमियात ने ऐसे कहा। आमिर जमील आपका बहुत शुक्रिया। अरबाब, आप कभी पेशावर गए? मैं पेशावर जाना नहीं हुआ, लेकिन हम इससे पहले इस्लामाबाद के मौसम की बात कर रहे थे। इस्लामाबाद में गया हूँ, वहाँ इतने खूबसूरत और हसीन नज़ारे होते हैं और जब मौसम खास तौर पर अबर आलूद होता है तो इस्लामाबाद की शक्ल ही बदल जाती है। यानी पाकिस्तान में जितने खूबसूरत नज़ारे होते हैं किसी भी दुनिया के बड़े और अच्छे मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तान को आप कम नहीं कह सकते हैं। किसी पाकिस्तान कम है ही नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो प्राउड टू बी पाकिस्तानी। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात करेंगे हम नन्ही ज़ैनब के हवाले से। अरबाब, जहाँ पर मैं सोच रही थी कि ज़ैनब के साथ जो हुआ वो बाकी बच्चों के साथ ना हो, जहाँ पर इसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं ये किडनैपिंग रोकने के लिए भी ना कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। बिल्कुल, और अब कानून बनाने वाले और कानून पास करने वाले भी इस सिलसिले में हरकत में आ गए हैं। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने कसूर समेत मुल्क भर में ही बच्चों के अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल की मजम्मत करते हुए मुजरिमों को फांसी की सजा देने की करारदाद मंजूर कर ली है। और करारदाद मंजूर करने के बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेनेटर रहमान मलिक की सदारत में कमेटी का इजलास हुआ, जहां पुलिस को बच्चों से ज्यादती की इत्तला के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन बनाने की हिदायत की गई है। कमेटी ने कसूर और मर्दान में बच्चियों की हलाकत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि बच्चों के साथ अगवा के बाद ज्यादती करने वाले मुजरिमों को फांसी पर लटकाया जाए और इस हवाले से एक कौमी कमीशन बनाया जाए। सेनेटर शाहिद सैयद की सदारत में ज़ेली कमेटी कायम की गई है और इन वाकयात के हवाले से होने वाली तफ्तीश में पेशरफ पर तफसीली रिपोर्ट जमा करने का हुक्म सौंप दिया गया है। कमेटी के इजलास में कसूर में अगवा के बाद कत्ल होने वाली कमसुन ज़ैनब के वालिद मोहम्मद अमीन, वालदा और पंजाब पुलिस के हुक्काम ने खुसूसी शिरकत की। तो जनाब, इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर अरफा ज़ैनब ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। अरफा साहिबा, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात पैदर पे पेश आ रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यही कहा जा रहा होता है कि जी घर से भी बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए, उनकी ब्रेन बिल्डिंग करनी चाहिए कि अगर उनसे कोई स्ट्रेंजर बात कर रहा है तो उनको किस तरह से बिहेव करना है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे का टाइम घर में गुजरता है और कहा जाता है कि शुरू के साल होते हैं 4-5 साल, उसमें जो तरबियत होती है बच्चे की, उसका असर उस पर पूरी ज़िंदगी रहता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे में ट्रस्ट नहीं पैदा करेंगे, उसमें एतमाद नहीं पैदा करेंगे कि वो सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करें, क्योंकि बेसिकली ये बात होती है आपकी ट्रस्ट की, शेयर करने की और डर ना होने की। हमेशा से बच्चों को बोला जाता है कि बड़ों के सामने बात नहीं करनी, ये तुम्हारी बात करने के लिए नहीं है, तुमने गलत बात करी, तो बच्चों में एक झिझक पैदा हो जाती है, डर पैदा हो जाता है कि मैं ये बात बताऊंगा सही है गलत है, मेरे माँ बाप का क्या रिएक्शन होगा। तो ये डर और ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए और डर खत्म करना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो पैदा होता है, जो बच्चों में डर पैदा होता है, इसको कैसे पोलाइटली उनसे बात की जाए, उनको अपने करीब किस तरह लाया जाए, किस तरह से उनके जहन से इस डर को ख़त्म किया जाए और उस डर की जगह मोहब्बत भर दी जाए? देखें, माँ बाप से करीब रिश्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता, वो गैप बीच में नहीं होता, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और वो देखता है अपने इर्द गिर्द फैमिली में रहते हुए कि मेरे माँ बाप ने मुझे 4-5 लोगों में बोलने से मना कर दिया, या मैंने इस बात पे पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की तो उन्हें बुरा लगा, क्योंकि बच्चे बड़े आजकल के उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, थोड़े से होशियार भी हैं, उनकी वो वाले बच्चे नहीं जो मेरे दौर में शायद होते थे, मासूम से छोटे छोटे बच्चे, लेकिन ये बहुत तेज बच्चे और ये चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं अपने हवाले से। अच्छा अरफा साहिबा, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चों की ब्रेन बिल्डिंग करनी चाहिए, वहीं पर जो पेरेंट्स होते हैं वो सारी बातें अपने बच्चों को बता रहे होते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स भी हमें सारी बातें बता रहे होते थे और वो तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये मूवी आ रही है, ये कार्टून है, ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, ये सिंगर है, लेकिन वो गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हुए काफ़ी शाय हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता नहीं कि ये बात तो नहीं हमें बतानी चाहिए, क्योंकि शायद ये हमारी सोसाइटी का या हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ये बात बता रहे हैं। अब इसी हवाले से सिंध गवर्नमेंट भी करिकुलम में ये तमाम चीज़ें शामिल करने का सोच रही है और ये वही तमाम चीज़ें जिसके तनाजुर में इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स को बताना चाहिए गुड टच का, बैड टच का, प्राइवेसी का, कि आपने देखा होगा अमूमन घरों में ऐसा होता है कि बच्चा बाथरूम से नहा के निकलता है, बगैर कपड़ों के बाहर आता है। पेरेंट्स को शुरू से गाइड करना चाहिए कि जब आप बाथरूम से नहा के बाहर निकलते हो तो आपको अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को ढक के निकलना चाहिए। दूसरी बात यह कि बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि अगर आप तकलीफ में हैं तो अपने पेरेंट्स को अप्रोच करना है, अगर बीमार हो तो पेरेंट्स को इन जगहों को कौन टच कर सकता है, डॉक्टर देख सकता है, पर पेरेंट्स की मर्जी के बाद। सही। और मेरे ख्याल से हमें अपने घरों में भी थोड़ी सी तरबियत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड है कि अगर आप किसी को मना करें कि इन अंकल के पास मत बैठो तो शायद वो अंकल बुरा माने, बट बच्चे का अगर दिल नहीं भी कर रहा होता तो वो जबरदस्ती ये भी एक डिबेट है ना कि अगर आप बच्चे को ये भी कह देते कि जी वो स्ट्रेंजर है, आपने बात नहीं करनी, वो ड्राइवर है, वो कुक है, आपने बात नहीं करनी, तो ये भी एक होता है कि जी वो भी इंसान है, वो बुरे लोग नहीं है। ये भी समझाना चाहिए कि जो स्ट्रेंजर्स हैं वो बुरे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपके करीबी रिलेटिव नहीं है, आपके खाला नहीं है, आपके मामू नहीं है, आपके चचा ताया नहीं है, तो इसलिए आपको उनसे बात करने से रोका जा रहा है। मुझे लगता है कि बच्चों को मना नहीं करना चाहिए कि बात नहीं करनी, बट उन्हें उनकी लिमिटेशंस बतानी चाहिए कि
कौन किस लिमिट तक आपके साथ बात कर सकता है, कौन किस लिमिट तक आपको प्यार कर सकता है, किस हद तक आप किसी के साथ जा सकते हैं। एंड देन बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर बताने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लेने चाहिए। इसी डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज बात हो रही है ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से, और इस हवाले से जितना भी सोचा जाए, जितना भी देखा जाए, जब उसकी तस्वीर आती है ना तो बस दिल चाहता है कि यार इस तरह के वाकयात अब दोबारा किसी के साथ पेश ना आए। बिल्कुल, और सिर्फ ज़ैनब ही नहीं, कई ऐसी मासूम बच्चियों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए। ये बहुत हो चुका है, अब हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। ज़ैनब जैसा वाकया अब दोबारा ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वालिदैन को भी अपने बच्चों की छोटी से छोटी चीज़ या किसी भी तब्दीली पर नज़र ज़रूर रखनी होगी। बिल्कुल, कोई बच्चा या बच्ची अगर अपने माँ बाप से कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता तो हमें उन्हें इस बात का एतमाद भी दिलाना होगा कि वो हर बात का इजहार कर सकें। और इसी हवाले से एक छोटी सी स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। जरूरत है, और किसी छोटी सी भी तब्दीली को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और अपने बच्चों पर ये नजर जरूर रखनी चाहिए कि वो किसके साथ कैसे बात कर रहे हैं और उन लोगों का रवैया हमारे बच्चों के साथ कैसा है। ज़ैनब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे ही जरा कुछ मजीद भी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो अरफा साहिबा, ये रिपोर्ट आपने देखी, वालिदैन का तो ज़ाहिर जो रोल है वो तो है अपनी जगह, जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है? आपको एज साइकोलॉजिस्ट आप क्या इस पर ऐड करना चाहेंगे? देखें, हम लोग ये तो देखते हैं कि बड़े लोग छोटे बच्चों को अब्यूज़ करते हैं इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, बट स्कूल में या वैसे आम खेल में, तफरीह के मकामात पर पीयर ग्रुप जो होता है, आपके सेम एज के बच्चे होते हैं, वो भी अब्यूज़ करते हैं। हमें बच्चों को ये बताना है कि अनवांटेड जो है वो अब्यूज़ है, और मतलब सही गलत की उन्हें पहचान बतानी है। स्कूल्स में भी टीचर बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा कम से कम 5-6 घंटे, बल्कि इससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात स्कूल में होता है, और ज़्यादा चांसेस वहाँ पे भी होते हैं कि अब्यूज़ हो सकता है बच्चा। बाज़ केसेस में देखने में आया टीचर्स या साथ के बच्चे या स्कूल का चौकीदार, इस तरह के भी लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आपने बात की स्कूल का चौकीदार, टीचर्स या साथ के बच्चे, करीबी रिश्तेदार। यूजुअली ये होता है कि इस तरह के जो अटैक्स बच्चों के ऊपर करते हैं या किसी को भी अब्यूज़ करते हैं, उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। अभी ये इमरान का ही अगर वाक़या ले लें, ज़ैनब कत्ल केस में, तो कहा जा रहा है इसका बाप भी जहनी मरीज़ था इमरान का, ठीक है। तो ये किस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की हालतों पे पहुंच जाते हैं? इनकी जहनी हालतें ये हो जाती हैं कि ये मासूम नन्हे बच्चों को जो है हफिज़ का निशाना बना लेते हैं। इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इनकी पहचान कैसे होगी? हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि अगर 4 लोग बैठे हैं तो उसमें एक जहनी मरीज़ नहीं है? नहीं, ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हम ये कवर देते हैं इस तरह के बंदे को कि जहनी मरीज़ है, और अगर वो जहनी मरीज़ है तो ज़रूर उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री रह चुकी होती है कि वो खुद चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो चुका होता है। अच्छा। या उसकी ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है कि उसके सिंगल पेरेंट है, उसकी परवरिश उस तरह के हालात में नहीं हुई, तो उसने बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ गुजारी है, या उसने कहीं बुलिंग का शिकार हुआ है। तो ये चीज़ें वो बंदा खुद भुगत चुका होता है, एज रिवेंज आगे जाके जब वो बड़ा होता है, पावर की उसमें आता है, पावरफुल होने की कंडीशन में आता है, तो वो दूसरों पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट करता है। आप इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उसका एंटी सोशल बिहेवियर बंदों को दिखता है। वो पॉर्न मूवीज शायद देख रहा हो, उसके पास पॉर्न लिटरेचर हो उस बंदे के पास, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह के बंदे को। बट आप अगर उससे करीब रहते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे लोग अमूमन सोशलाइज नहीं करते, अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, और इस तरह के मौके पाके बच्चों को अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आइसोलेटेड होते हैं और सोशल भी बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं अब के बच्चों के हवाले से कि अब ज़ैनब जो कत्ल केस हुआ है, ज़ैनब का जो मामला हुआ है, तो नन्ही ज़ैनब मेरे ख्याल में सारे बच्चों को एक रोशनी देकर चली गई है, तमाम लोगों को वेकअप कॉल दे गई, वो जान से चली गई, लेकिन उसने पूरे पाकिस्तान में ये बात को हाईलाइट की कि जिसके ऊपर डिबेट नहीं होती थी, आज बैठ के हम उस मसले के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, स्कूल में करिकुलम के अंदर, आपके निसाब के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। निसाब एक होता है बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना। लाइफ स्किल्स को हम बहुत लिमिटेड कर देते हैं कि सिर्फ इसे फर्स्ट एड के बारे में बता दो, इंजरीज के बारे में बता दो, अपनी वेल बीइंग के बारे में बता दो, बट
बच्चों में ये भी अवेयरनेस लाइफ स्किल्स के जरिए दी जा सकती है। जैसे अभी आपने रिपोर्ट दिखाई है जिसमें वीडियोस, कार्टून, एनिमेशन दिखाए हैं, इन्हीं के जरिए लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मैनुअल्स बनाए हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है स्कूल्स को और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में जॉइंट लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे और यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि हम फर्स्ट एड के बारे में बताते हैं, दीगर चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन अगर हम नहीं बताते हैं तो हम ये नहीं बताते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़ैनब कत्ल केस की हम बात कर रहे हैं। मां के आंसू, बाप की उम्मीदें और कौम की दुआएं अब रंग ले आई हैं। नन्ही ज़ैनब को कत्ल करने वाला सफ़ाक दरिंदा पकड़ा गया, मुलजिम का डीएनए भी मैच कर गया। फाइनली सफ़ाक कातिल नन्ही परी का पड़ोसी था। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुलजिम को सीरियल किलर करार दे दिया और मुलजिम की गिरफ्तारी पर तहकीकाती टीम को खिराज तहसीन भी पेश किया। अदालत से मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने की अपील भी कर डाली है। नहीं कर रहा थोड़ी मेरे पास मक्के की मुल्क में इन सबको सरेआम लटकाया जाए, कोई किसी किस्म के राय का हकदार नहीं। बड़े केस में बड़ा ब्रेक थ्रू, कसूर की ज़ैनब का कसूरवार पाकपतन से गिरफ्तार, मुलजिम का डीएनए भी मैच कर गया। सफ़ाक कातिल नन्ही ज़ैनब का पड़ोसी निकला। वो ज़ैनब के घर से 9 घर छोड़कर रहता था। ज़ैनब के कत्ल में क्या इमरान अली के साथ कोई और भी था? पुलिस मुलजिम से इस बारे में भी तफ्तीश कर रही है। बेटी के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसको कत्ल किया गया। ये इज्तिमाई कोशिश रंग लाई और अल्लाह ताला ने ज़ैनब के कातिल को गिरफ्तार करा दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला पंजाब ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि उनका बस चले तो ऐसे जालिम को बीच चौराहे पे फांसी दे दें। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी ने लख्ते जिगर के साथ दरिंदगी करने वाले सफ़ाक मुलजिम इमरान की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला पंजाब, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस समेत तमाम तहकीकाती इदारों का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएम साहब, इनकी भी खुसूसी खबर थी और बाकी जितने भी हमारी एजेंसियों ने काम किया मिलकर GIT वगैरह और बाकी जितनी भी एजेंसी, मैं सबका मशहूर हूँ और उनकी सबकी ये इज्तिमाई खबर से आज हम मुलजिम को पकड़ने में कामयाब हुए। ज़ैनब की वालिदा अपनी बेटी के कातिल को अपने हाथों से सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर रही हैं। उसको सजा दें, ऑल पब्लिक उसको सजा देगी, संसार करेगी ऑल पब्लिक। ज़ैनब की बहनें भी कहती हैं कि ज़ैनब के कातिल को संसार किया जाए। चाहते हैं कि उसको मतलब सड़क पर सरेआम संसार किया जाए और उसको पता चले कि उसने कितना बड़ा जुल्म किया ताकि बाकी लोग भी इबरत हासिल करें। मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ कि उसका कातिल पकड़ा गया, मगर अभी पापा के उसे अभी 5-6 दिन बुखार रखे, शहर में सबके सामने लटका के रखे, जैसे उसने हमारी बहन को लटका के रखा, पूरे शहर में इसे लटका के रखे बुखार पे। ऐसा ज़ैनब के कातिल की गिरफ्तारी के बाद इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल आया और हमारा भी यही मुतालबा है कि इसको सरेआम फांसी देनी चाहिए और पूरी कौम का ये मुतालबा है। जाहिर है कि ये वाक़या तो पंजाब में पेश आया, लेकिन ये सिर्फ पंजाब का वाक़या नहीं, पूरे मुल्क का वाक़या। और इससे मुताल्लिक सिंध में क्या हो रहा है, सिंध में इसकी रोकथाम के लिए क्या हो सकता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा, MPA और सोशल एक्टिविस्ट खैरुन्निसा मुगल साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। खैरुन्निसा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पहला एक इससे के जो सोशल इशू है, इस पर बात करने से पहले एक सियासी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जब ज़ैनब का वाक़या पेश आया, एक मुजाहिरा हुआ, वहाँ पर स्ट्रेट फायरिंग हुई और 2 लोग मार दिए गए, किसी ने ओन नहीं किया, कोई सियासी रहनुमा वहाँ पर नहीं आया। जब ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया, वज़ीर आला समेत सारे रहनुमा वहाँ पर आ गए, सब ने ओन किया कि ये उन सब का कारनामा है। जब भी लोग मार दिए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, उसको सियासी रहनुमा ओन नहीं कर रहे होते, लेकिन जब कोई गिरफ्तारी होती है, सिर्फ एक गिरफ्तारी पे इतने सारे वज़ीर आके बैठ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निहायत ही अफसोस की बात है और ये ऐसा वाक़या कि हम लोग असेंबली में भी जब करारदाद लाए थे तो इस पर बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और आपने बिल्कुल सही बात की। अब देखिए, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनके 2 पहलू हैं। एक तो इन वाक़यात होने से पहले उनको कैसे रोका जाए, ये एक अलग डिबेट है कि उसमें किस किस की ज़िम्मेदारी है। वालिदैन भी हैं, मुआशरा है, आसपास का मोहल्ला है, मतलब मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन वो चीज़ें एक अलग चीज़ है। लेकिन एक क्राइम कमिट हो जाता है, उसके बाद जो ज़िम्मेदारी है
उसको अगर वक्त पर नहीं निभाया जाए तो इस तरह के वाक़यात जो है देखें कि तसलसल से, और आपने बिल्कुल सही बात की कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात मतलब होते हैं, लेकिन नोयत सिंध में भी कुछ हुए हैं, नोयत दूसरी है। इस तरह की नोयत के वाक़यात एक ही जगह पर एक ही सूबे में तवातुर से होना एक इंतहाई अलमिया है। ये मुझे बड़े अफसोस की बात है। पहली बात तो ये कि मैं वो तमाम जो कौम जो बड़े इश्तिहाल में थी और बड़े ही दुख और रंज की कैफियत थी, अभी हम समेत मतलब हम लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं कि क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी थी, हम बासा लोग थे, हम अपने बच्चों को बचा सकते थे, लेकिन मतलब उनको मुबारक देना चाहूँगी कि वो जो एक मुजरिम था वो पकड़ा गया। बिल्कुल, मुजरिम तो पकड़ा गया है, मुबारक है, लेकिन मैं बिल्कुल समझ रही हूँ जिस तरीके से आपसे बात भी नहीं हो रही है ज़ैनब के ऊपर। डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान ही जब ये खबर आई थी तो मेरे ख्याल में सब टीवी के सामने थे और सब यही कह रहे थे कि अगर ये वही कातिल है तो इसको सरेआम फांसी भी देनी चाहिए। हमारे साथ अरफा साहिबा भी मौजूद है। अरफा ज़ैनब, मैं इनके जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए मुझे अफसोस इस बात का है कि वज़ीर आला कल आकर टीवी पर जब बैठे हैं तो ये उस वक्त जब हम लोगों ने उस वक्त भी करारदाद पास की थी और सिंध असेंबली में इस पर बड़ा शोर वावेला हुआ था पूरे कौम में। जब कसूर वाला वाक़या होता है 280 बच्चे जो थे, इसी तरह का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था और ये ज़ैनब वाला वाक़या भी 12वां वाक़या था। तो इसी तरह का वज़ीर आला पहले नोटिस लेते क्योंकि उसमें भी 200 बच्चों के वाक़यात के ऊपर 2012 से ये सिलसिला चल रहा है। आपसे डिटेल भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से खैरुन्निसा साहिबा कह रही हैं कि हम बाइख्तियार लोग थे, हम अपने बच्चों को बचा सकते थे, लेकिन जितने बच्चे जितनी मासूम जानें चली गईं इन तमाम केसेस के अंदर, अब उसकी रोकथाम के लिए जहाँ पर हुकूमती तौर पर लॉ है, जहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, वहाँ सोसाइटी लेवल पे इन लोगों की ब्रेन बिल्डिंग के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? एक तो ये कि सबसे बड़ी चीज़ कि हमें अपने फैमिलीज़ में अपने दिल बड़े करने की ज़रूरत है, दिमाग बड़े करने की ज़रूरत है, इस इशू को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हम इस इशू को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे अभी तक। मेरे ख्याल से अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स होनी चाहिए, जो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में गैप है वो ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज जब बच्चा स्कूल से घर वापस आता है, पेरेंट्स उससे पूछें ना पूछें, वो एक रूटीन में चीज़ ख़त्म हो जाती है। पेरेंट्स ये भी नहीं ज़रूरत समझते कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं कि उन्हें बच्चों के बदलते हुए रवैयों का एहसास हो या उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले। और फिर जो सबसे बड़ी बात जो पुराने ज़मानों में होता था कि दादी या नानी कहानी सुनाती थी और बच्चे से पूरे दिन की खबर लेती थी, वो चीज़ नानियाँ दादियाँ अगर नहीं हैं, आप सिंगल यूनिट फैमिलीज में रह रहे हैं, तो एटलीस्ट मदर्स को फादर्स को वो चीज़ लेनी चाहिए कि बच्चे के साथ एक अकेला वक्त ज़रूर गुजारें कि बच्चे में चेंजेस होते हुए उनको पता चले। बिकॉज ये बच्चे की भी नीड होती है, वो एक्सप्लोर करता है प्यूबर्टी एज पे पहुंचने से पहले बहुत सी चीजें बच्चा खोज लगाता आपको देना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सब ने अपने आप को इतना मसरूफ कर लिया है कि बच्चों के पास बड़ों के लिए टाइम नहीं है, बड़ों के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, सब अपनी एक्टिविटी एक घर में रह रहे हैं लेकिन अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। मतलब ये क्राइम कमिट होने से पहले की ये चीजें हैं जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे और ये बड़ा एक गैप आ गया है कि एक जो चले दादी और नानी वो बिल्कुल इफेक्टिव चीज़ थी, लेकिन एक वालदा है जब बच्चा स्कूल से आता है या बाहर से भी आता है तो उसको चेंज करवाते भी नॉर्मल वे में 2-3 सवाल तो कर ही सकती है। बिल्कुल सही। और वो उससे अलर्ट भी हो सकते हैं। खैरुन्निसा साहिबा, इस मुल्क में बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो इतने ज़्यादा बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। कुछ बच्चे नेचुरल डिजास्टर का भी शिकार हो जाते हैं और थर और मिट्टी की बात की जाए तो वहाँ पर आप देखें कि कितने ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं, भूख और प्यास से भी बच्चे मर रहे हैं। तो जहाँ पर अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए, पंजाब में इस तरह का वाक़या हुआ है, ये मानते हैं हम कि सिंध में इस तरह के वाक़यात में कमी है, सिंध में इतने ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते हैं जितने पंजाब या कसूर की उस तरफ हुए। अब यही कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से चाइल्ड प्रोटेक्शन जो लॉ है उसको भी एक्टिव किया गया है, मज़ीद मुतहरिक किया गया है। इस हवाले से आपने काफ़ी यूनिट भी कायम किए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि अब इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि पुलिस स्टेशन में बच्चों के नाम की एक चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क भी होगी जिसके ऊपर जाके रिपोर्ट की जा सकती है। अच्छा, आपने 3-4 इसमें सवाल आ गए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबको रिस्पॉन्ड करूं। एक तो चीज़ आपने कही कि सिंध में भी ऐसे वाक़यात होते हैं लेकिन कम होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टार्टिंग में ये कहा कि एक क्राइम कमिट जब हो जाता है तो फिर जिसका काम है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आपको नाम लेकर मैं एग्जांपल दूंगी कि कम तो हो रहे हैं लेकिन
उनकी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की गई। बदीन में एक वाकया हुआ था 2014 में या 16 में, मतलब जो कम वाकया भी है लेकिन हमने कार्रवाई की। वो 14 में या 16 में हुआ था। बदीन का एक तालका एक गड्ढन है, उसमें एक बच्ची थी नौजवान जो मस्जिद में गई कुरान पढ़ने, तो 3 लोगों ने जो किया वो उसके मोहल्ले के लड़के थे, वो भी इसी की एज के थे, 12-13 साल के। मौलवी साहब के सामने ये हुआ था। वो तीनों वो जेल में है, ठीक है। उसके बाद मीरपुर खास मेरा खुद का एरिया है, उसको एक बच्ची, देखिए वहाँ पर पूरी गफलत थी वालिदैन की। वो बच्ची नौजवान थी बिल्कुल, मतलब नौजवान क्या 9-10 साल की बच्ची थी, लेकिन वो मोहल्ले के लड़के के साथ आती जाती थी, वो लापरवाही थी। बहरहाल वो क्राइम जब कमिट हुआ, वो लड़की को मार दिया गया, तो वो वहाँ की पुलिस ने जो है ज़ाहिर हम सब लोग अलर्ट थे, यकीन जाने 3 या 4 दिन के अंदर अंदर उसको बाजियाब करवाया और उसको हमने जो है अरेस्ट करवाया। उसके बाद से फिर कोई वाकया नहीं। छोटे शहरों की तो बात करें, लेकिन कराची में ही इब्राहिम हैदरी के स्कूल में भी 16-17 रोज पहले एक वाकया हुआ था, जिसमें चौकीदार ने बच्चे के साथ ये हरकत करने की कोशिश की थी। उसने जाके पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने फौरन आके वहाँ पर प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन आज अभी इस वक्त वो जो चौकीदार है वो आज़ाद है, वो गिरफ्तार नहीं है। देखिए वही चीज़ है ना कि अब ये चीज़ है कि उनमें आप केस किस तरह बनाते हैं। उस सिलसिले में भी सिंध असेंबली बिल्कुल अलर्ट हुई। फिर हमने देखा कि कानून में कहाँ से कम है। अब हमने फिर वो ये डिमांड की है कि कानून साजी ऐसी की जाए कि प्राइवेट स्कूल्स भी वो इस तरह की मैनेजमेंट अपनी इम्प्रूव करें कि वो जो 2 लोग ज़रूर हों और उसमें फीमेल ज़रूर हो, जो भी मेड है आया है वो ज़रूर होनी चाहिए वहाँ पर। और वो जो चौकीदार था वो नाइट ड्यूटी पर था, तो उस वक्त उसका क्या काम था? बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है। और तीसरी आपने वो थर वाली जो बात की, वो डिबेट बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको टाइम आपका मुख्तसर, तो मैं मुख्तसर बता दूं कि आपसे डिटेल से हम बात करेंगे। अरफा साहिबा हमारे साथ में बैठी हुई हैं। अरफा, कंक्लूजन ये है कि यही बात सामने आई है कि इन बच्चों के साथ जो हादसात होते हैं अपने ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो उनकी मेड हो, चौकीदार हो, माली हो या फिर कोई दीगर लोग हों जो उनको के ऊपर नज़र रखते हैं। आपको लगता है कि जब भी किसी घर में या किसी स्कूल में इस तरह का स्टाफ रखा जाए तो उसका पूरा टेस्ट कर लिया जाए कि उसकी मेंटल कंडीशन बेहतर है? बिल्कुल। जो बच्चों से रिलेटेड सर्विसेज में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके एटलीस्ट बैकग्राउंड चेक जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेफरेंस चेक का रिवाज है, बट वो उस तरह से होता नहीं है। रेफरेंस चेक, उसके खिलाफ FIR है नहीं है, हम बाजों का NIC कॉपी भी लेते, लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। ये वो मेजर जो हमें किसी भी बंदे को बच्चों की सर्विसेज के लिए रखने के वक्त जरूर लेने चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि अभी ये सारी बात हो रही है प्रिवेंटिव मेजर और रेमेडीज की, तो हमारे यहाँ कानून का भी डर नहीं है, सिस्टम बना हुआ है। अगर आप सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल मेडिको लीगल जो होता है इन सब चीज़ों के बाद, अगर उसी एग्जांपल ले लें, सिंध में या पाकिस्तान में उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते बंदा मर जाता है, डॉक्टर के आने तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो आपके सबूत जो होते हैं सारे ज़ाया हो जाते हैं। फिर पुलिस कहती है कि हमारे पास सबूत नहीं है, तो उस सिस्टम को स्ट्रेंथन भी करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इन सब जगहों पे एक साइकोलॉजिस्ट के होने की भी ज़रूरत है हर जगह पे, कि हॉस्पिटल्स में या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है कि जब बंदा एक इस तरह की कंडीशन से आ रहा है आपके पास, वो बिल्कुल शैटर्ड होता है, उसकी वो इमोशनल कंडीशन आप नहीं समझ सकते, उसको कंपोज करना, उससे इंफॉर्मेशन लेना और फिर ऑन स्पॉट एक्शन लेना। बिल्कुल ऑन स्पॉट एक्शन लेना, और साथ साथ एक डॉक्टर का भी, एक साइकेट्रिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो पर आई अरफा साहिबा और आपने डिस्कशन की। बिल्कुल मैडम कंटिन्यू करते हैं, और राव अनवार साहब की भी हवाले से जो है खबरें गर्दिश कर रही हैं। MPA खैरुन्निसा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। अब पूरे मुल्क में ना हो पाए और इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, खासतौर पर सिंध में, इस पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा खैरुन्निसा मुगल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खैरुन्निसा साहिबा, ब्रेक से पहले आप बता रही थी कि सिंध हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, शोबिस के कुछ लोग भी आपके साथ हैं, कोई कैंपेनिंग की जाएगी, किस तरह की वो कैंपेन होगी, ज़रा बताइएगा। देखिए वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी सदारत में जो है वो फौरी तौर पर एक इजलास हुआ था, जिसमें CM हाउस में कंप्लेंट सेल है, तो उसमें एक डेस्क कायम किया जाएगा जिसमें तमाम चीज़ें मॉनिटर होंगी और एक आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है कि वो तमाम जो स्कूल हैं उनमें कि वो पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा, उनकी भी जो भी ट्रेनिंग की जाएगी या कंप्लेन होगी वो यहाँ पर वसूल होगी। और इस तरह अच्छा वो मखसूस इसी पर फोकस होगी कि बच्चों को ट्रेन करना, गुड और बैड टच का बताना कि अगर इस तरह का होता है तो आपको
किस तरह मतलब नो कहना है, और ये कोई बुरी बात नहीं क्योंकि बच्चे डर भी जाते हैं, उनको बताना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वक्त मुख्तसर। दूसरी बात ये कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी 18 रुकनी कमेटी कायम की गई है, उसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हुए जो लोग हैं उनको शामिल किया गया है। और वैसे भी सोशल डिपार्टमेंट में तो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वैसे ही उनके जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स खुले में 29 डिस्ट्रिक्ट में फोकल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन। अच्छा, एक खास चीज़ ये कि हमारी वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस बनी हुई है सिंध असेंबली में, जिसमें तमाम जमात की जो MP लेडी MPs हैं वो उसकी मेंबर्स हैं। और हम लोग इस वक्त एक मुहिम शुरू की, हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, हमने रोड मैप दे चुके हैं और मीडिया को भी दे चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इक़दाम करिए सिंध हुकूमत। और अभी विमेन आज भी इसी हवाले से इमाम हैदरी में आज एक प्रोग्राम में आगाही मुहिम हम शुरू करें, उसमें शोबिस के लोग भी हमारे साथ, पुलिस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो हम सब लोग मिलकर जो अपने तौर पर वो सिंध हुकूमत के एफर्ट्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम सब लोगों को अपना हिस्सा डालना है। तो हम लोग मुहिम शुरू करें जिसमें हम मुआशरे को आगाही देंगे कि बच्चे को किस तरीके से आपने मूव ऑन करना है, उसकी ब्रेन बिल्डिंग कैसे करनी है। अच्छा, जहाँ पर ये ज़ैनब कत्ल केस है, तो ज़ैनब कत्ल केस से लेके नकीब महसूद तक हम देख रहे हैं कि एक अफरा तफरी का सा आलम है, और दोनों ही केसेस में पुलिस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। राव अनवर की बात करी मैं, राव अनवर के हवाले से बात कर ली जाए तो डेफिनेटली राव अनवर का जो भी अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो कंट्रोवर्शियल तो है। तो उस हवाले से अब आप क्या समझती हैं कि उनका नाम इन तमाम चीज़ों में है भी, और वो खुद कह भी चुके हैं, एक्सेप्ट भी किया उन्होंने कि ठीक है जी, मेरे जो फैसल हेड मुहर्रर थे उन्होंने शायद मुझे मिसगाइड किया होगा, इसलिए नकीब के साथ ये हादसा पेश आया। इस पर क्या कहेंगे आप? एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूं कि आपसे पूछने का मकसद ये है कि उनको पीपल्स पार्टी से एसोसिएट किया जाता है कि पीपल्स पार्टी के चंद 62 लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं की सपोर्ट से वो मुल्क से बाहर भी जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि राव अनवर का समेत जो भी ऑफिसर है, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है कि कानून से बालातर पुलिस से लेकर कोई भी नहीं है। ठीक है, जो भी क्राइम कमिट करता है उसका जो भी कार्रवाई होती है एक आम आदमी की, उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। राव अनवर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है या उन समेत बाकी भी बहुत सारे होंगे जिनका ताल्लुक होगा, लेकिन जब क्राइम कमिट होता है तो 3-4 सवाल हम लोग भी पूछना चाहेंगे। सवाल तो आपने किया है, लेकिन राव अनवर के लिए आप लोग भी जानते हैं कि कितनी ही बार उन पर इस तरह के इल्ज़ाम थे और कोर्ट तक भी गए, लेकिन वहाँ से छूट जाते हैं। लेकिन वो तो अदालती निज़ाम की है बात। लेकिन अगर मेरी बात सुन लें, अगर हमारी सपोर्ट होती राव अनवर को, पहली बात तो ये कि IG वफाक का नुमाइंदा होता है, आपने देखा है कि काफ़ी ऐसे से अपसेट भी है कि हम लोग जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर है, क्योंकि आइन में इतनी गुंजाइश है कि वफाक का नुमाइंदा जरूर होता है, लेकिन सूबे की भी राय होनी चाहिए जो नहीं है। तो वो IG जब हमारे वो वफाक का नुमाइंदा प्योर, मतलब उसका माइंड वो है, तो वो उसने ऐसे बंदे को क्यों रखा हुआ है। और इस वक्त भी आप देखें कि मैडम आपकी इस बात का मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूँगी कि आपने कहा कि राव अनवर पर पहले भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन इस दफ़ा केस इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि राव अनवर खुद कहते हैं कि मैं तो जो भी इस तरह के जुडिशल किलिंग होती थी या जो भी इस तरह के वाक़यात होते थे उसमें मैं तो बाद में जाता था, सारा काम तो पुलिस पार्टी कर लेती थी, और हमें तो जो बताने वाले हैं, जो उनका डाटा निकालते हैं, हम तो उन्हीं के ऊपर यकीन करते हैं। तो एक तरफ वो ये मान भी रहे हैं कि जी नकीब के साथ बुरा हुआ और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था, और हेड मुहर्रर फैसल साहब थे और एक दो और लोग थे, उन्होंने मिसगाइड किया। उसके बाद कौन सा प्रेशर है कि वो सामने ही नहीं आके दे रहे, उसके बाद कौन सा प्रेशर है कि वो फरार होने की भी कोशिश करते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कैसे साइन कर दिया मुझे थोड़ी सी चीजें क्लियर करने फॉर्म के ऊपर कि वो जा रहे थे, क्लियर ऑल द थिंग्स। ये बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं कि नकीब वाला जो था वो एक जाली मुकाबला था और वो जो बेगुनाह मारा गया। उस समय इंतजार को भी आप देखें, अब इसमें काफी सारी चीजें आ रही हैं। इंतजार वाले केस में भी आपने बाकायदा प्लांटेड चीज लग रही है। इंतजार वाला देखे ना आप, उसमें एक लड़की है, वो चली जाती है, वो वापस घर से फिर आती है, फिर मोबाइल फोन लेती है। मतलब पुलिस, ये जरूरी नहीं कि पुलिस कुछ गलत नहीं कर सकती। मैंने बार बार यही कहा है कि अगर पुलिस में भी कोई क्राइम कमिट करता है, कानून से बालातर कोई नहीं है, और वो चाहे प्लांटेड हो या प्लांटेड नहीं हो। जिस तरह के वो कहता है कि मुझे नहीं पता था, हमने सपोर्ट नहीं किया। बचाने 2 चीजें यहाँ पर आती हैं। एक तो आप लोगों को पता होगा कि हाई कोर्ट के अहकामात की रूह से
SSP जो है वो उसको ना तो हम पोस्टिंग कर सकते हैं, ना तो हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना हम उनको सस्पेंड कर सकते हैं। आपने अभी जो मुकद्दस हैदर वाला जो सस्पेंशन देखा होगा, उसके ऑर्डर में भी आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को कोर्ट किया गया है। तो IG जो है वो उसको इख्तियारात जो दिए गए हैं वो पूरे मुल्क में सिर्फ सिंध सूबा है जिसमें IG को इतने इख्तियारात दिए गए जिस पर हमारा कंट्राडिक्शन भी चल रहा है। आसिफ जरदारी को रिपोर्ट करते हैं, इतनी हाई प्रोफाइल तहकीकाती कमेटी बनी और अनवर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो डायरेक्टली आसिफ अली जरदारी को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए जाहिर है आप कहने के लिए आप किसी के लिए भी कहते हैं मेरा प्रोफाइल तहकीकाती कमेटी बनी, लेकिन वो एक बार भी उसके सामने पेश नहीं हो नहीं। देखिए आप कहेंगे कि आसिफ अली जरदारी को रिपोर्ट करते हैं, बिलावल भुट्टो को करते हैं, XYZ किसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बा इख्तियार IG है। और हमारा जो कंट्राडिक्शन चल रहा है, हमारा जो झगड़ा चल रहा है कि एक चीजें जो कानून में हैं पूरे पाकिस्तान में चल रही है। अच्छा दूसरी बात बचाने की बात ने दिए हैं जी, IG साहब को जो इख्तियारात हैं सिंध पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध में। आप खुद भी सिंध का हिस्सा है ना। अच्छा दूसरी बात ये कि होम मिनिस्टर को आपने बिल्कुल बेख्तियार इसलिए जो किया है, तो वो जो वोटर्स हैं, आप भी हमसे सवाल करते हैं, हमारा वोटर भी हमसे सवाल करता है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि आप उनको वो इख्तियार देंगे तो वो काम करेंगे। अच्छा दूसरी बात हमने सपोर्ट करने की बात की ना, अगर तो राव अनवर को हम बचा रहे हैं तो हमने शर्जील को क्यों नहीं बचाया, और हमने हमारे सिटिंग वजीर आजम वक्त के वो अदालत में सामने कॉन्ट्रडिक्शंस के हवाले से आपने बात की और कई बातें आपने की। अब राव अनवर के हवाले से आपका यही स्टांस है कि जो कुछ भी अगर उनसे गलतियां हुई हैं तो उसका अजाला उनको करना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए। वो तो जरूर करना चाहिए। अच्छा बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 दिन पहले की थी, मैं भी मौजूद थी, उसमें एक क्लियर मौक़िफ़ दिया कि पूरे पाकिस्तान में इनकाउंटर को ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को दहशतगर्द करके मारते भी है, कितना भी बड़ा दहशतगर्द है, इंसानी हुकूक की का तकाजा है कि उसको आप अपना मौक़िफ़ बयान। लेकिन नासिर हुसैन शाह भी आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राव अनवर बड़े बहादुर अफसर हैं, और वो इसलिए मैं एक बात, यहाँ पर कोई PTI का बंदा बैठा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ एक प्रोग्राम में वो बड़ा चीख रहा था, तो मैंने कहा वो इसलिए इनको दुख हो रहा है कि वो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तालिबान इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो कि उनके बिछड़े भाई हैं, लेकिन क्रेडिट पर ये चीज़ें हैं। अब इन चीजों को आप बिल्कुल उसमें तनाजुर में ना देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मौजू पर हम इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे और फिर डिटेल से बात करेंगे। खैरुन्निसा मुगल साहब बहुत शुक्रिया, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब आज नन्हे मुन्ने तालबात के हवाले से भी हम कुछ बात कर लेते हैं, और ये जो स्टूडेंट हैं ये पेशावर के नन्हे तालिब इल्म हैं जिन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। 5 साला ईसा ज़हीर की शॉर्ट फिल्म ने बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में पहली पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया, और इससे साबित हो गया कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। चाइल्ड लेबर के हवाले से ये फिल्म बनाई गई है और इसने 320 मुख्तसर फिल्मों में ज़हीर मुख्तार ने, और ये दोनों इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर पेशावर से मौजूद भी हैं, दोनों से बात करते हैं। ज़हीर मुख्तार साहब, इस फिल्म के पीछे आपका सेंट्रल आइडिया क्या था, क्या मैसेज देना चाहते थे, टारगेट ऑडियंस क्या थी आपकी? जी मेनली मूवी बनाई गई थी इसलिए कि ईसा को शौक़ था मूवी में काम करने का, और एक कंपटीशन था जिसका मेन मकसद ये था कि आप किसी ऐसे टॉपिक पे मूवी बनाएं, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपके सोसाइटी में है तो उसको उजागर करें और उसके लिए सलूशन उसमें प्रोवाइड करें। तो उसकी मूवी जो थी वो एक्चुअली इसमें जो सेकंड एक्ट्रेस है वो बच्ची है जो कि घरों में काम करती है। अच्छा। और उसको एक्चुअली ही एक स्कूल में जो है फ्री एडमिशन दिया गया उसके बाद, और वो अभी पढ़ती भी है। तो इन्हीं आइडियाज़ को मिला के कि बच्चा जो है वो बेसिकली उसको अगर आप एजुकेट करें आज तो कल आपकी सोसाइटी में जो है पीस आ सकता है। तो बेसिकली चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन, लेबर को आप ख़त्म कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, और एजुकेशन के थ्रू जो है आप पीस ला सकते हैं। तो ईसा को फिल्मों में काम करने का शौक था। ये जो टॉपिक आपने चाइल्ड लेबर का उठाया इससे भी कुछ नो हाउ थी ईसा को? कुछ पता था कि बच्चे कैसे काम करते हैं, घरों में क्या मुश्किलात उनको होती हैं, कुछ पता था ईसा को इस बारे में, या आपने बताया? थोड़ा बहुत उसको था, क्योंकि ये जो बच्ची थी इसके साथ मूवी में, उसका एक्चुअल नाम भी सना है और मूवी में भी उसका नाम सना है, तो ये अक्सर उसके साथ खेला करता था। सही। जी बिल्कुल।
तो इसको शौक था एक को मूवी बनाने का, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मूवी बनाई जा सके कि जिसमें मैसेज भी हो और जो इसका शौक है वो भी पूरा हो सके। ठीक है, बिल्कुल। एक नन्हे मुन्ने से स्टार जो है वो आपके साथ में बैठे हुए हैं। हम ईसा से भी बात करना चाहेंगे। ईसा, हाउ आर यू? Fine. Okay, you like to act in the movie, so you have done a great job. How are you feeling right now? Good. Good. Okay. तो ये बताएं कि what's the feedback from your friends? What? What is the feedback from your friends? Do your friends like the movie? No. No, why? Why? They didn't like the movie? No. ओके जी, चले ईसा के फादर से हम बात करते हैं। ईसा के फादर उनके साथ में बैठे हुए हैं। अच्छा, ईसा को आप कह रहे हैं कि मूवी में काम करने का शौक था, उसके लिए उन्होंने एक को भी अपने साथ में रखा जो कि सना नाम की एक बच्ची है। ये बताएं कि जब आपको पता चला कि ईसा को मूवी में काम करने का शौक है तो आपके जहन में कैसे ये ख्याल आया? आप कोई हैप्पी गो लकी सी भी मूवी बना सकते थे, कोई इस तरह का भी सेंट्रल आइडिया ले सकते थे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त आपने ये आइडिया चूज़ किया चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो किस तरीके से ये आइडिया जनरेट हुआ और फिर किस तरीके से आपने ये पूरी मूवी कंपाइल की, शूट किया इसको? याद है। और अभी जिस तरीके से ईसा हमसे बात कर रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि हम पता नहीं हॉलीवुड के कितने बड़े एक्टर से बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर टेंट्रम है। नो आई डोंट लाइक इट, नो आई लाइक इट, आई एम टायर्ड। तो कोई एक डायलॉग, कोई एक ऐसी चीज हो जो कि ईसा हमें इस टाइम पे एक लाइन कह के सुना दे तो हम भी मतलब खुश हो जाएंगे कि जी ईसा ने हमारे शो पे भी कुछ डायलॉग शैलॉग कोई एक्टिंग की है। ईसा, कैन यू डू इट फॉर अस? My dad said, just say, my dad said, what was that? जो फिल्म का नाम है आई विल बी योर स्पाइडरमैन, अगर ईसा एक बार यही कह दें कि आई विल बी योर स्पाइडरमैन। What? Yeah, just say I will be your Spider-Man. What was the dialogue? Just any dialogue. Pick that. My dad said, money has powers. Maybe that. चलिए जनाब, ईसा जो है वो एक लिटिल स्टार हैं और डेफिनेटली इस तरह के लोग अगर पाकिस्तानी मौजूद हों, पाकिस्तानी टैलेंट हो, तो डेफिनेटली अप्रिशिएट तो करना बनता है। उनके वालिद और ईसा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप दोनों ने हमसे बात की। और डेफिनेटली अरबाब, जब हम देखते हैं कि जहाँ पर इस तरह के बच्चे पाकिस्तान में, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तानी टैलेंट, कि इस तरह के बच्चे हमारे पास हैं कि इतनी कम उम्र में भी उनको ये सेंस है कि जी आपने मूवी किस तरह